तिरंगे का जिक्र हुआ है, मुझे याद है आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया और वो आरएसएस को लेकर आपने उसमें बहुत अच्छा पुराना डेटा निकालकर आपने अच्छा यानी कि डेटा आपने बहुत पुराना निकाला था कि आरएसएस ने उसको भगवा रंग की बात की थी। उससे क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब उस ट्वीट से? मैसेज ये देना चाह रहा था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने डीपी का जिक्र किया। फिर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जो किताबें लिखी उसमें कहा कि आरएसएस मेरा एक इंस्टीट्यूशन रहा है, आरएसएस मेरी एक परवरिशगाह थी वो। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे और आरएसएस से भी कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जुलाई 1947 में ये कहा था कि इस देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए, डिमांड किया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त 1947 ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा जो आरएसएस का माउथपीस है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 3 रंग जो है वह अशुभ हैं, ईवल हैं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री आज भी उस बात को मानते हैं या उसको आरएसएस रिजेक्ट करती है? ये हमारा उनसे सवाल था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, आगे मेंशन नहीं किया, तो आई थिंक दे हैव मूव्ड ऑन। नहीं, मूव्ड ऑन नहीं है। देखिए, ये मूव्ड ऑन की बात नहीं है। जब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, देखिए 1930s में तिरंगा की एक तहरीक शुरू की गई थी। इस तरह का तिरंगा नहीं था। क्या मौसम है वैसे साहब? हाँ बिल्कुल। देखिए, खुदा की नदी जो ओरिजिन है वो यहाँ पर हमारे ठीक बगल में इंडस नदी है, यहाँ पर वो पहाड़ है और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जो कि पहाड़ की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में टिके हुए हैं। नहीं कहाँ पहाड़ में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मैं जर्रा हूँ सर, मैं जर्रा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जर्रा इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है कभी? नहीं। मैं आप इससे पहले भी जब आप पार्लियामेंट के सामने बिठाकर हमसे इंटरव्यू किए थे, वो भी बड़ा बेहतरीन था इंटरव्यू। उस वक्त भी आपने सवाल किया था, आज भी किया। ये सब देखिए, ये मेरी ना सोच है तो ना। आपका एम्बिशन क्या है? जिस तरीके से आपकी पार्टी एक्सपैंड कर रही है, जिस तरीके से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, हर प्रदेश में आपके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये हमारी कोशिश है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी ख्वाब है। और हमारा ख्वाब ये है कि भारत ताकतवर मुल्क बनेगा और बनना भी चाहिए। और उसके लिए बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है उनको उनका हिस्सा मिले, से पॉलिटिक्स में, राजनीति में मिले, हर तालीम में मिले, हर जगह मिले। क्योंकि तभी जाकर देखिए, भारत जो है ना, एक सिर्फ अल्पसंख्यक समाज? सुनिए, भारत जो है एक गुलदस्ता है। ये तो बात सही है आपकी। ये गुलदस्ता है भारत, और उस गुलदस्ते में जितने फूल हैं, कोई एक फूल को नहीं कोई एक फूल भी ना मुरझाए, उसकी कोई पत्ती ना मुरझाए जाए। और किसी एक ज़बान हो या मज़हब हो वो इससे कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कमज़ोर पड़ेगा तो एक अधूरापन नज़र आएगा भारत में। तो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो दलित समाज है, जो कमज़ोर है, इन सब को उनका एक जायज़ मुकाम मिले, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं लेकिन क्या आपकी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को देख रही है या आपका इस पे पैन इंडिया या पैन कम्युनिटी? देखिए, हमारा मानना ये है कि आज भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकारें जिस किसी पार्टी की रही हैं, सच्चाई ये है कि उन्होंने ताकतवर को ताकतवर किया और कमज़ोर को ताकतवर नहीं बनाया। उनकी आंखों में कमज़ोर ताकतवर होना चाहिए था, जो नहीं रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी तो खैर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हैं। तो ये इन चीज़ों की तरफ उसी वक्त रुख होगा जब ये समाज के लोग इन बातों को समझेंगे। और वो क्या आपको नहीं लगता, मैं आपको इस चीज़, आपने ये पॉइंट रखा है कि आपको नहीं लगता है कि ये सारी आवाज़ें जो हैं अब विपक्ष की तरफ से भी बस एक सिंबॉलिज्म के तौर पर आती हैं? तो अगर आप समझेंगे कि कांग्रेस में गांधी परिवार विपक्ष को कोई देश को कोई राह दिखाएगा, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है। क्या वजह उसकी? नहीं है, इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती थी अब नहीं रही है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। एक के बाद एक आप चुनाव हार रहे हैं। क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस? देखिए, कॉम्पिटेंस नहीं रहने से तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ना आपकी। नहीं, तो फिर आप वो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं
कि कांग्रेस के बजाय अब देश को एक दूसरा बीजेपी के सामने ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा? यकीनन पैदा होगा। ज़िंदगी में कभी वैक्यूम नहीं रहता, ये कुदरत का नहीं, निज़ाम लेकिन क्या कांग्रेस की वो स्टेज आ चुकी है कि अब एक ऑल्टरनेट देश को ढूंढना पड़ेगा? है। खुद ब खुद देश ढूंढ लेगा। इतना बड़ा देश है, कोई वैक्यूम नहीं रहेगा इस देश में, कभी वैक्यूम नहीं रहेगा। ये बहुत 130 करोड़ का देश है। अगर कोई समझ रहा है कि हम किसी एक पार्टी के मोहताज हैं, भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, अल्लाह का निज़ाम ये कि अल्लाह मुझसे बेहतर किसी को पैदा कर देगा। तो मगर ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, लोग इसको गहराई से देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे कि भाई अब हमको नए तरीक़े से, नए सिरे से भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा। एक, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है और हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, तो आपने अभी एक ऐसा पॉइंट टच किया है जो कि मुझे थोड़ा सा इस देश के लिहाज से थोड़ा सा सेंटिमेंटल करता है। ऑन द अदर साइड, मेरा किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी, उसके डाउनफॉल या उसका, अगर आप जो बोल रहे हैं उसके ख़त्म होने के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द 3 मेन रीजंस आपको लगते हैं? देखिए, मैं तो इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना कोई ओपिनियन तज्ज़िया निगार हूँ कि उसका पूरा डाइसेक्ट कर सकूँ। मगर जहाँ तक मुझे जो पॉलिटिक्स मैंने अपने बुज़ुर्गों के पैरों के पास बैठकर सीखी और आज भी उनसे सुनता हूँ, वो ये है कि जिस दिन आपका आम आवाम से, जनता से आपका कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर आपकी खैर नहीं है। जब तक आपका राबिता रहेगा, कनेक्ट रहेगा आवाम से, आप उनकी बात को समझेंगे, आप उनसे मुलाकात करते रहेंगे, आप उनके अच्छे और बुरे में जाते रहेंगे, आप उनकी ज़बान में बात करेंगे, आप उनके तकालीफ़ को, उनके इश्यूज़ को उठाएंगे, तो यकीनन आप रिलेवेंट रहेंगे पॉलिटिक्स। मैं वैसे साहब थोड़ा सा आपको उस तरफ दिखा रहा हूँ, BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉयड द राइड। क्या खूबसूरत वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, और ये ठीक बगल में इंडस जो नदी है, जो इस देश का ओरिजिन है, वो यहाँ पर हमारे बगल में बह रही है। इसी से मुझे एक सवाल मन में आया, क्या आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी वही फ्री फ्लोइंग मोमेंट दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए, या फिर देयर इज़ अ स्कोप ऑफ सम चेंज, सम रिवाइवल? कुछ आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी मुझे शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 3000 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये ख़तरे की बहुत बड़ी निशानी है। हमारे जो रेमिटेंस आते थे बाहर से नहीं भी जा रहे हैं, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ठीक है, अभी अच्छे हैं, मगर गिरते जा रहे हैं। तो ये आज आप देखेंगे तो यकीनन एक तब्दीली की बात, एक तब्दीली का पैगाम आपको मिलता है, मगर इसको कौन उठाएगा, कौन इसका फ़ायदा उठाएगा? था MiG-21 को लेकर, अभी आपका एक ट्वीट मैंने पढ़ा MiG-21 को लेकर, कि अगर इतना तरक्की कर रहे हैं तो फिर MiG-21 क्यों अभी तक उड़ा रहे हैं? आपने ये बोला था। बिल्कुल आपको, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तो पूरा ही, अगर मैं कहूँ तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की देन है। जिस तरीके से हम उतनी आज़ादी से घूम रहे हैं और उनकी पूरी मेहनत मशक्क़त है इसमें, आपको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं की जा रही है? भाई, वो तो एक कॉफिन कहा जाता है ना, उसको फ्लाइंग कॉफिन, या कॉफिन कहा जाता है। मर रहे हैं हमारे बच्चे, नौजवान। अरे, हम प्लेन को तो रिप्लेस कर सकते हैं, मगर जो बरसों लग जाते हैं हमारे पायलट को तैयार करने के लिए, हम बरसों पीछे हो जाएंगे ना। तो हमारे को 40 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, आपके पास खाली 30 हैं। हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, हमारे बमुश्किल। लेकिन वो राफेल लेकर आए, तेजस को तेजी से डिप्लॉय कर रहे हैं। कहाँ है तेजस, कहाँ है बताइए ना भाई। 30 स्क्वाड्रंस हैं, यहाँ पर 40 की ज़रूरत है आपको। क्या की हम लोग ने?
1 लाख हमारे वैकेंसी हैं। हद तो ये है कि जो कमिटेड लायबिलिटी है हमारे आर्मी के एक्सपेंडिचर का, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है बताइए उसका। नहीं, लेकिन उनसे अगर बात करें सरकार से तो उनका कहना है कि ये बैकलॉग इतना हैवी है कि हम कब तक इसको सर सुधारेंगे? वो छोड़ दीजिए, कमिटेड लायबिलिटी कैपिटल एक्विजिशन का जो हम ऑर्डर दे चुके हैं, अच्छा, जो हमें खर्चा करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 2015 में जो कंडूरी साहब डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का असला है जंग लड़ने का, जिसमें से इतना परसेंटेज ऑब्सोल्यूट है। पर ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर अच्छा, पैसा हमारे पास नहीं है इसलिए तो हमने अग्निवीर लाया है। हमारे पास पैसा ही नहीं है इसीलिए हमने अग्निवीर लाया है। अगर पैसा होता, अब आप मेरे को बताइए कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, ये लोग देख क्या समझ रहे होंगे भारत के बारे में कि इनके पास पैसा नहीं है अपनी फ़ौज के लिए, अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए, इसलिए अग्निवीर लाए हैं। हमारे एडवर्सरीज तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन उन्होंने तो कई कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया अग्निवीर को लेकर। चाइना में ऐसा होता है, कई कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका में ऐसा होता है। सुनिए, वहाँ पर कंस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर लोग आते नहीं है। हमारे पास लोग आने तैयार हैं, हमारे नौजवान। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम नहीं है। एक गांव का लड़का अगर फौज में जाता है तो पूरा गांव उसका सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक इसमें ऑनर है उसमें, इस प्रोफेशन में, और उसको हमको देखना है। अब आप मिसाल देंगे स्विट्ज़रलैंड की, भाई स्विट्ज़रलैंड का जीडीपी कितना है बताइए, हमारा जीडीपी कितना है बताइए। तो हमको तो ज़रूरत है ना, हमको तो फ़ौज की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि हमारे 60,000 की फ़ौज चीन से इन्हीं पहाड़ियों पर खड़ी हुई है। हाँ। और हमको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान से सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। और ये जो एरियल एक्सरसाइज चीन कर रहा है ना, आप देखना, हमारी बात यकीन कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं, खुदा ना खास्ता, कहीं जंग ना हो जाए चीन से, जब क्या करेंगे हम? आपको ऐसे हालात दिख रहे हैं? अरे एरियल एक्सरसाइज कर रहा है हमारे ज़मीन के अंदर, हमारे चीन में ट्रेन कर रहा है। नहीं, चीन बैठा हुआ हमारे ज़मीन के अंदर, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग में, डेमचौक में। और फिर लेकिन आप जब पार्लियामेंट में ये सब बातें उठाई तो आपने होंगी, तो आपको जवाब आपको लगा नहीं कि सर पार्लियामेंट में सरकार उठाने नहीं देती ना इन चीज़ों को। लद्दाख के बारे में, हॉट स्प्रिंग, डेप्चांग के बारे में उठाने नहीं देती। आप सवाल डालते हैं तो जवाब बराबर नहीं दिया जाता है।